नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान के पेपर को लेकर, 12th क्लास का जीव विज्ञान। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने जो है आज का वीडियो आपके लिए खासकर तैयार किया है और इस वीडियो में दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो एग्जाम हॉल में तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने परसेंट आपको बेनिफिट्स होगा, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम हॉल में जरूर फायदा होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कहीं जानकार दोस्त भी जो है 12th क्लास में हो तो उनके पास भी ये वीडियो दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि उनको भी आपकी वजह से फायदा दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और साथ के साथ जो है इन क्वेश्चनों का हिंट भी आपको देता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सैंपल पेपर है उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रखे हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 1। आपको सेम एग्जाम हॉल में दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मार्क के आधार पर। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आप समझिएगा, इस वीडियो में केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मैं आपको साथ के साथ दे दूंगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसका आंसर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। क्लियर है इतना? अच्छा, एक बात और है, जो आपको इंपोर्टेंट टॉपिक है किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको जो है अपना पेपर सोल्व करना है, चिंता नहीं करने का, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ये बात आप अपने मन में बैठा लीजिए अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हो, मुझसे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ, इतना विश्वास दोस्तों आपको दिला सकता हूँ। अगर आप वास्तव में पूरे साल पढ़ाई किए हो तो आपको मैं ऐसा फंडा भी बता दूंगा कि आपको जो है एग्जाम में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे नहीं, हम इससे अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ना, इसमें मिलेगा आपको क्या, इसमें मिलेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, आपको दिख गया होगा। इसके बाद हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम पेपर को जो है मैंने सेट किया है ना, एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, या आपके पास जो मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं इतनी बड़ी किताब में से क्या यही क्वेश्चन आ जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे या इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको मिले दोस्तों। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चन से जो आप पढ़ोगे ना तो आप ध्यान रखिएगा कि आप चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जब आप चारों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे, चारों ऑप्शन का अर्थ निकालेंगे और चारों ऑप्शन से जुड़ी ही बात पर आपस में जो है चर्चा करेंगे, या फिर आप अपनी बुक्स में इन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं कह सकता हूं क्या कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा, 100% आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? एडिज के द्वारा होता है क्या, तिलचट्टे के द्वारा होता है, या एनोफ्लिज मादा के द्वारा होता है? एनोफ्लिज मच्छर की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है, ये भी मच्छर ही है। ठीक है, या फिर घरेलू मक्खी के द्वारा होता है? तो चिकनगुनिया दोस्तों आपने सुना होगा, एक तरह से बुखार टाइप का होता है ये। तो चिकनगुनिया जो रोग है दोस्तों फिलहाल एडिज के साथ चला जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ आपको रोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसी एंटीबायोटिक टेबलेट, एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक औषधि के बारे में आपसे पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? या किसी रोग के बारे में जैसे एड्स वगैरह है, मलेरिया है, डेंगू, कोई भी रोग आपसे पूछ सकता है। और तो और आपसे कोरोना वायरस के बारे में भी पूछ सकता है, कोविड-19 जो है किस प्रकार का वायरस है। ठीक है, RNA DNA, इसमें से भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, इसका राइट ऑप्शन है ए। कीट परागण होता है दोस्तों क्या हाइड्रिला में होता है, गेहूं में होता है क्या, गुड़हल में होता है, या फिर अंजीर में होता है? ठीक है, तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि भैया कीट का मतलब होता है ऐसा परागण जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा या फिर भौरों के द्वारा, कीटों के द्वारा होता है। जो कीट पतंगे उड़ते हैं ना, आपने देखे होंगे कीट पकौड़े, जो ततैया वगैरह है, आजकल के मौसम में ततैया चल रहा है ना, वो पीले रंग वाला। ठीक है, तो वो भी किस तरह का क्या है, कीट ही है। तो दोस्तों हाइड्रिला तो जलीय पौधा होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कीट वहां पर घुस जाएंगे परागण कराने के लिए।
ठीक है, हाइड्रिला के अंदर तो कभी भी नहीं हो सकता है। क्या गेहूं के अंदर हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर तो एक तरह से कटीली तंतु से खड़े रहते हैं ना गेहूं का भी सीजन चल रहा है, आप समझ गए होंगे। और गुड़हल में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दोस्तों अंजीर के साथ इसका राइट आंसर जो है चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राकरण के ऊपर आपका क्वेश्चन 100% दोस्तों पूछा जाएगा। क्या प्राकरण के ऊपर आपका क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की दोस्तों आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट जैसी परीक्षा में भी एक काफी बार दोस्तों पूछा जाता रहा है। ध्यान रखिएगा आप कि कंपटीशन एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आता रहता है। और फिलहाल दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आएगा क्या 125 आएगा। आप इसका कैलकुलेशन दोस्तों करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो घ नंबर का है, गुणसूत्रों का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि क्रोमोसोम का निर्माण यहाँ पर किसके द्वारा होता है? यूक्रोमेटिन के द्वारा होता है क्या, या हेट्रोक्रोमेटिन के द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है कोई नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादातर ये होता नहीं है। कोई नहीं वाला ऑप्शन दोस्तों कभी भी नहीं लगाइएगा, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं जो ये आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों ये जो है आपका डी ऑप्शन तो दोस्तों इस तरह का कोई नहीं वाला हट ही जाएगा। ठीक है, यूक्रोमेटिक के द्वारा होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यूक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन लिखा हुआ है, यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन अब सही है। तो दोनों हो जाएंगे इसके ए और बी, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों के द्वारा दोस्तों गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसका फटाफट से शॉर्ट ली सकते हो। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों लिख देता हूं। हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों यहां पर लिखना है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एक मार्क के क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों क्या है वो थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है? इसके बाद देखो हमारा बहुभुणता क्या है दोस्तों। बहुभुणता का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बीज है, उसके अंदर एक से अधिक भ्रूण है, एम्ब्रायो जिसको आप कहते हो ना। तो अगर हमारे पास एक बीज है और इस बीज के अंदर एक से अधिक दोस्तों क्या है, एम्ब्रायो है, भ्रूण है, तो इसको कहते हैं क्या, बहुभ्रूणता कहते हैं। 1 मार्क का दोस्तों क्वेश्चन है, आपको जितना मैंने बताया इतना आप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण का मतलब भ्रूण, यानी कि एक बीज के अंदर बहुत सारे बीजों भ्रूण का होना बहुभ्रूणता कहलाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, अपरा का एक कार्य लिखिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपरा जो है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे 2 मार्क का, 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन जो प्लेसेंटा है, अपरा का मतलब प्लेसेंटा से है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जरूर दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, किसी भी रूप में दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रूप में क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, अपरा होता है प्लेसेंटा। वैसे तो इसके आंसर की हम अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ के साथ जो है इसका ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। तो अपरा का मतलब होता है दोस्तों, जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, शिशु जो होता है, उसके शिशु के जो भोजन की व्यवस्था करता है, यानी कि भ्रूण की जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है वो बच्चा नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो बच्चा नहीं होता, वो क्या होता है, वो केवल एक एम्ब्रायो होता है, भ्रूण होता है। भले ही चाहे वो जो है साइज में फुल हो चुका हो, एक बच्चे का रूप ले चुका हो, लेकिन वो फिर भी क्या है दोस्तों, एम्ब्रायो ही है, वो भ्रूण ही है। जब बच्चे का बाहर जन्म हो जाता है, यानी कि जब वो बाहर जन्म ले लेता है, तभी उसका नाम बच्चा रखा जाता है। ठीक है, वो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, एक भ्रूण है, भ्रूण मतलब एम्ब्रायो ही है। तो दोस्तों मैं बात बता रहा हूं आपको अपरा की, प्लेसेंटा की। तो ये प्लेसेंटा क्या करता है दोस्तों, जो अपरा होता है वो क्या काम करता है, जो भ्रूण के आसपास का एरिया होता है, भ्रूण की जीवाणुओं से रक्षा करना, उसको भोजन प्रदान करना, उसका एक तरीके से कवच का निर्माण करना। तो दोस्तों इसके क्या है, अपरा के कार्य, प्लेसेंटा के कार्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है IVF क्या है।
तो दोस्तों IVF के बारे में काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा क्या कि I का मीन्स इन और V का मतलब है विट्रो और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से निषेचन क्रिया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन क्रिया। अब ये इन विट्रो का क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगर निषेचन क्रिया शरीर से बाहर हो रही है तो दोस्तों ये कहलाता है IVF दोस्तों, ये कहलाता है। एक बार और सुनिएगा, अगर निषेचन क्रिया शरीर से बाहर हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? लैब में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है और फिर एक निश्चित समय के दौरान दोस्तों उसको जो है गर्भाशय में भेज दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब कहलाता है। यानी कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आजकल की ये समस्या दोस्तों बहुत ज्यादा जो है चल रही है। और मैं आपको साथ के साथ दोस्तों बताता चलूं क्या कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो उनके होते हैं, वे बच्चे बनाए जाते हैं जिनके स्पर्म में जो है, वीर्य में जो है शुक्राणुओं की कमी होती है या फिर कोई और अन्य समस्या दोस्तों होती है, तो इसको जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है एक तरीके से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवा के। इस प्रकार दोस्तों माता पिता बच्चे के नहीं बदलते हैं, लेकिन जो भी बच्चा जन्म लेगा उसको क्या कहेंगे? हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो एक तरीके से IFV भी दोस्तों, ठीक है, IVF भी दोस्तों क्या है? ये भी इसी तरह का है कि निषेचन प्रक्रिया अगर शरीर के बाहर हो रही है। ठीक है, देखो मैंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? घ है। घ में कह रहा है कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं? ठीक है, क्या बैक क्रॉस किसे कहते हैं? बैक क्रॉस दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हिंदी के पेपर में भी। क्या अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कम से कम 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस, क्रॉस का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक तरीके से निषेचन प्रक्रिया संकरण, है ना। यानी कि अगर F1 संतति का किसी भी जनक, है ना, क्या F1 संतति का किसी भी जनक या शुद्ध प्रभावी या फिर शुद्ध अप्रभावी जो संकरण होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपकी? तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रृंखला प्रारंभन कोड कौन सा है? दोस्तों जो अनुवांशिक कोडॉन होते हैं, अनुवांशिक कोड होते हैं, जैसे एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, दोस्तों ये जो क्या बनाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार बनाते हैं। पिरिडीन और प्यूरिन 2 तरह के होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें समझना है क्या कि श्रृंखला प्रारंभन कूट कौन करता है क्या? तो श्रृंखला प्रारंभन की बात दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको पता होगा AUG का आंसर होगा दोस्तों AUG। ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन जो है दोस्तों ये श्रृंखला प्रारंभन कूट कहलाता है। ठीक है, मैंने इसका आंसर दोस्तों इसके सामने जो है लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कह रहा है आपको, इसका मैं आंसर यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपको जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डीएनए से जोड़ दिया जाएगा क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा, डीएनए से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो 12वीं क्लास है ना इसमें ज्यादातर डीएनए ही भरा पड़ा है, तो डीएनए से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मीन्स पता हो, अगर मान लीजिए इनका मीन्स भी आपको पता हो, तो फिर भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो क्या? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दोस्तों अल्प विकसित कोशिका एक तरीके से, यानी कि अल्प विकसित डीएनए, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या आती है दोस्तों? पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी? बाकी आप अपने नोट से या बुक से या मॉडल से जो भी आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम केवल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस और छोटे क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों इसलिए बताए क्योंकि इनका आंसर दोस्तों मैं मौखिक एक्सप्लेन कर सकता था। जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़े हैं जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को जो है समझाकर दोस्तों फिर भी यह चलूंगा। इसके बाद समझिएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
अल्कोहल ड्रग्स से होने वाले कुप्रभाव को स्पष्ट करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर मिल सकता है क्या, और ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 मार्क का ही एग्जाम में देखने को मिले। ये जो है क्वेश्चन आपको अधिकतम से अधिकतम 3 मार्क या फिर 5 मार्क का भी जो है देखने को मिल सकता है। अल्कोहल और ड्रग्स के कुप्रभाव बहुत स्टूडेंट्स को जो है पता भी होगा दोस्तों, ये क्या करते हैं, इस शरीर में जो एक तरीके से सोचने समझने की जो क्षमता है इसको प्रभावित करते हैं। जो हमारे शरीर का दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा है, जो एक तरीके से नियंत्रण का काम करता है, इसको भी प्रभावित करते हैं। और क्या, जो निषेचन प्रक्रिया है उसको भी दोस्तों ये प्रभावित कर सकते हैं अल्कोहल ड्रग्स, ठीक है। और जो हमारा रक्त है दोस्तों, इसके संचार को भी जो है बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने कितने सारे आपको जो है इसके कुप्रभाव बता दिए हैं। और तो और आपको पता भी होगा एक और खतरनाक तरीका है कि कोई भी आपकी जो है अगर नशे की हालत में हो तो कोई भी पिटाई कर सकता है। ये सबसे बड़ा कुप्रभाव तो यही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या सबसे बड़ा कुप्रभाव यही है दोस्तों। दरअसल होता क्या है, जब अल्कोहल या ड्रग्स इस तरह का जो लोग सेवन करते हैं ना, तो शरीर जो है ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, और जो आदमी होता है उसका मेडुला ओब्लोंगेटा भी अपने हिसाब से काम नहीं करता। जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है वो क्या है, वो है दोस्तों शरीर को जो है एक तरीके से अपने आप मेंटेन रखता है। अगर आप सो रहे हो तो फिर भी सांस चल रहा है, खून शरीर के अंदर दौड़ लगाया जा रहा है, भोजन भी पच रहा है ना। या फिर अब देखा हुआ दिमाग में ऐसे कर लिया, मन में कान में खुजा लिया, है ना, बोल सकते हो, मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो दोस्तों जो आपका मन नहीं चाह रहा है, फिर भी ऑटोमेटिक कुछ एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर दोस्तों होती रहती है। बस ये तो करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। लेकिन जो आदमी ड्रग्स का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनका मेडुला ओब्लोंगेटा है जो एक तरीके से हैंग हो जाता है। और जब दोस्तों ये हैंग हो जाता है, कोई भी आदमी जो है इनकी पिटाई कर सकता है, तो इनको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अल्कोहल ड्रग्स के बारे में जो है कुप्रभाव लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इतना ही नहीं, इससे बचने के लिए आपसे सुझाव भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एक तरह की लत ही है, जैसे आजकल बच्चों को लत लगी हुई है ना मोबाइल फोन की, ऐसी ही अल्कोहल या ड्रग्स की लत, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे का, जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में क्या जेनेटिक्स इंजीनियर में किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम और क्या बताइएगा इनके कार्य लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप जेनेटिक्स समझिए। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकता से होता है क्या, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं ना। बस इसमें इंजीनियरिंग जोड़ दिया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से अभिन्न तरीके से जोड़ दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर लाइगेज एंजाइम के बारे में भी यहाँ पर जो है बता सकते हो। वैसे तो दोस्तों इससे बहुत सारे जुड़े हुए एंजाइम हैं, लेकिन फिर भी आप क्या बता सकते हो, लाइगेज से संबंधित आप यहाँ कोई भी जो है शॉर्ट नोट दोस्तों अपना लिख सकते हो। तो क्लियर है। इसके बाद जेनेटिक्स इंजीनियरिंग वाला चैप्टर पढ़िएगा दोस्तों, वहां पर आपको बहुत सारे एंजाइमों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जो है आपको मिल जाएगा। तो वहां पर डिस्कस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई जो है समझ में नहीं आता है टॉपिक इससे रिलेट करने वाला, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बहुत जल्द दोस्तों आपके कमेंट का जो है जवाब दे दूंगा। इसके बाद बात करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसजेनिक पादपों के महत्व पर टिप्पणी लिखिएगा। तो ट्रांसजेनिक दोस्तों, ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है, ट्रांसजेनिक ट्रांसफर करना, यानी कि जीन द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे पादप की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जीन द्वारा दोस्तों ट्रांसफर हो जाते हैं इनके कैरेक्टर्स। तो ऐसे ही प्लांट को दोस्तों हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो है कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक का मतलब होता है एक तरीके से दोस्तों ऐसे जीन जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक की दोस्तों यहाँ पर बात जो है होती है, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर हम आपको बताएं कि फसलों में क्या ट्रांसजेनिक सिस्टम का उपयोग होता है, बताइए जरा। फसलों में कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रांसजेनिक सिस्टम का उपयोग होता है। आपको मैं जानकर देता चलो दोस्तों, आजकल आलू जो है और कपास, ऐसी बहुत सारे दोस्तों क्या है, बहुत सारी सब्जियां वगैरह है जिनमें जो है ट्रांसजेनिक सिस्टम का उपयोग दोस्तों हो रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि इनमें जो है बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा देने वाले जो भी अवयव है वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, और खेती करने के लिए या फसलों को उगाने के लिए कम से कम जगह की आवश्यकता हो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसमें जो है पैदावार हो सके, ठीक है। पुराने समय में पैदावार कैसे होती थी, आप जरा अपने दादी बाबा या फिर अगर आपके पड़बाबा या दादी हो तो और भी अच्छी बात है दोस्तों, आप उनसे जानकर लीजिएगा, वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे
कि पहले क्या होता था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया के बराबर होता था। मतलब कई हजार एकड़ जमीन में दोस्तों फसलों को उगाया जाता था और ऊपर वाले के हिसाब से ही वो फसलें दोस्तों तैयार होती थी क्या। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों हमारे पास क्या है, ट्रांसजेनिक सिस्टम है। और ट्रांसजेनिक सिस्टम के आधार पे दोस्तों हम बहुत कम जगह में जो है, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मात्रा में फसल जो है प्रोटीन से भरपूर ठीक है उगा सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप बेमौसम की फसल कभी भी उगा सकते हो, कभी भी उसको खा सकते हो, है ना। इसके लिए दोस्तों कई तरह के जंगलों में जो है, खेतों में जो है प्लांट बनाए जाते हैं। जैसे उनके हिसाब से वातावरण होता है वैसे ही वे फसल जो है दोस्तों उग जाती है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने आपको बात बताई है तो एग्जाम हॉल में जो है आप इन सभी बातों को है बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 10 नंबर का कह रहा है कि एक बीजांड की संरचना का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइएगा। ठीक है, बीजांड क्या होता है दोस्तों, एक इस तरह का बीज टाइप का होता है। आपने देखा होगा आपके बुक्स या मॉडल वगैरह में इसकी जो संरचना है दोस्तों बनी हुई होगी, बीजांड की संरचना। ठीक है, और इसका जो है मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको डायग्राम जो है किस तरह से बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, पेन से बनाने हैं, किस तरह से आपको जो है अपना चित्र ऐसा बनाना है कि एग्जाम में जो है आप लोग डायग्राम बहुत अच्छा बना पाओ। और आपको किस तरह से जो है डायग्राम के नामांकन शो करने हैं, मतलब किस स्टाइल में जो है आपको नाम लिखने होते हैं। और कितने नाम दोस्तों आपको कम से कम लिखने चाहिए, हिंदी में लिखने चाहिए, इंग्लिश में लिखने चाहिए, कैपिटल अक्षर में लिखने चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में आपको लिखने चाहिए, पेंसिल का यूज करना चाहिए या फिर पेन का यूज करना चाहिए। सारी बातें दोस्तों होगी जब मैं आपको ट्रिक्स की वीडियो बताऊंगा जीव विज्ञान के लिए कि महत्वपूर्ण ट्रिक्स क्या है और कैसे दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को हैंडल करते हो डायग्राम वाले को। इसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप समझिएगा कि आपको जो है यहाँ पर बीजांड की संरचना के लिए कहा जा रहा है, तो आपको जो है बीजांड की संरचना दोस्तों यहाँ पर बना देना है। और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको अपनी कॉपी का जो है एक साइड का पेज जो है यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपके क्वेश्चन। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अभी क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। तो देखिए हमारा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या कह रहा है कि प्राकरण के अंकुरण तथा निषेचन की क्रियाविधि को चित्र द्वारा समझाओ। देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोस्तों क्या कि परागण जो है, ठीक है, उसका अंकुरण को समझाना है। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें जो है आपको क्या करना होता है, आपको एक इस तरह का पुष्प बनाना होता है। आपको पता होगा इस तरह का एक पुष्प बनाना होता है दोस्तों। और इसके बाद जो है ऐसा आप डायग्राम बनाइएगा और इस प्रक्रिया को जो है आपको समझाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले दूसरे पार्ट में जो है आपको दोस्तों इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा आंसर है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो है चित्र द्वारा नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज की वीडियो में केवल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओनली। जिस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों छोटा होगा उसको मैं यहाँ पर बता दूंगा, जिसका आंसर जो है बड़ा होगा उसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के कोई 4 सुझाव बताइए। ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, इसके ऊपर भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में इस तरह का कानून आने वाला है, तो आपकी जो है अगर आप पढ़े लिखे हैं, होशियार बच्चे हो, तो इस तरह की चीज पे दोस्तों आपका जो है अवमानना नहीं होना चाहिए, इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे प्रॉपर्टी है या फिर इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारी किट्स आती हैं मार्केट में। इसको जो है जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए दोस्तों कंट्रोल किया जा सकता है ना। या फिर दोस्तों शिक्षित होना अनिवार्य है, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स लोग पढ़ेंगे तो जो है जनसंख्या के प्रति दोस्तों जागरूक होंगे, तो उसको नियंत्रण करने के यही 4 सुझाव है। आप अपने हिसाब से भी जो है इसको लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पेपर मॉडरेट मिलेगा। मतलब ना तो पेपर आपको बहुत ज्यादा सिंपल मिलने वाला है, ना ही आपको जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको पेपर मॉडरेट मिलेगा। मॉडरेट मींस ना तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जो जनसंख्या से संबंधित होगा दोस्तों। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है जनसंख्या घनत्व के बारे में भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों इसमें जो है 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो दृश्य रूप है, एक है जीन। तो दोस्तों मैं दृश्य रूप का आपको अंग्रेजी बता रहा हूं, हो सकता है आप इसको अंग्रेजी में जानते हो। तो अंग्रेजी में दोस्तों इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप। दोस्तों इसका एक और रूप होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे जीनोटाइप, फिनोटाइप। दरअसल फिनोटाइप क्या होता है, अगर मान लीजिए
जो शिशु होता है या फिर फूल वगैरह होता है, उसका अगर रंग, रूप, आकृति, इन सब चीजों से रिलेट करता है तो क्या होता है? फिनोटाइप। समझ में आया आपकी? इसके बाद जीन क्या होता है दोस्तों? जीनोटाइप क्या होता है? जीन से रिलेट करता है वो जीनोटाइप। बताओ समझ में आया कि नहीं? अच्छा जी, जीन क्या होते हैं? जीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है? डीएनए होता है ना। अगर आपके पास ये जीन है, आप इसको खींचेगा तो लंबा हो जाएगा, तो यहां से जो है डीएनए निकल जाएगा। दोस्तों इसका सारा का सारा जो मैटर है वो हमारे गुणसूत्रों से संबंधित है। गुणसूत्रों को जब आप थोड़ा सा और खोल लोगे, देखोगे, तो इसको आपको जीन मिलेगा। जीन को जब आप और देखोगे तो डीएनए मिलेगा। बताओ समझ में है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आपको वहां पर टिप्पणी करना है। जीन के ऊपर जो है आपको कई सारी बातें दोस्तों लिखना है। इतने से भला नहीं होने वाला जितना मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? घ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो है अंतर दोस्तों आपको लिखना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ये कहीं ना कहीं दोस्तों एन ग्लाइकोसाइडिक बंध की बात करता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये क्या काम करता है? ये दोस्तों 5 फास्फोएस्टर बंध बनाता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये क्या करता है? हमारा 5 फास्फो, ठीक है, कहीं ना कहीं फास्फो के जो है यानी कि फास्फोरस से रिलेट करता है कौन? न्यूक्लियोटाइड दोस्तों, और फास्फोएस्टर बनाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोसाइड में पाया जाता है। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया। न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। और इसके अंदर फास्फो, 5 फास्फो, ठीक है, जो बंध पाया जाता है फास्फोरस से रिलेट करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन आप जो है अपने नोट बुक से, मॉडल से, जिससे भी आप तैयारी कर सकते हो, तो वहां से इसका डिटेल दोस्तों चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? मैं कह रहा है कि क्या कार्यों के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? राइबोज, न्यूक्लिक एसिड की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। क्या बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आरएनए डीएनए सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाद में मुझे मत बताइएगा, लेकिन डीएनए और आरएनए से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे आपके पेपर में। तो कार्यों के आधार पर फिलहाल आपको जो है आरएनए के यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर, ट्रांसफर और इस तरह से जो है आरआरएनए। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको जो है इनके बारे में समझाना है। तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं इनके बारे में दोस्तों आपको समझाना है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग हर साल दोस्तों इस तरह से अलग अलग रूप से जो है पूछा जाता रहा है। एक बार तो दोस्तों जो है आरएनए का टाइप है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही दे दिया था, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 का ख क्वेश्चन क्या रहा है? क्या कह रहा है? 5 ख अनुलेखन। मैंने दोस्तों इसका इंग्लिश जो है लिख दिया है, क्योंकि कई बार दोस्तों बच्चे जो है घूम जाते हैं कि यार अनुलेखन पता नहीं क्या होता है भाई। तो अनुलेखन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की दोस्तों बात यहाँ पर होती है। क्या ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन की दोस्तों यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ ना ट्रांसक्रिप्शन के कार्य के बारे में पूछा गया है आपसे, कार्य के बारे में बताना है दोस्तों। जो हमारा डीएनए होता है, इस तरह से डीएनए की जो संरचना होती है उसको दोस्तों उसी से संबंधित पॉलीमरेज डीएनए, ठीक है, जो डबल हेलिक्स होती है तो उसी से ही जुड़ी हुई इसकी दोस्तों कार्य विधि है। 4-5 पॉइंटों में दोस्तों आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम दोस्तों आपको 6 कार्य जो है इसके लिख देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, कम से कम एक साइड का जो है पेज आपका भर जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रतिजैविक क्या है दोस्तों। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्या होती है दोस्तों? जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है, जीवाणु से रिलेट करती है चीजें, बीमारियां, उनको जो है ठीक करने में प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने दोस्तों इनकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद इनका क्या कार्य है? तो कार्य मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है, बैक्टीरिया से संबंधित है दोस्तों। और आजकल तो रोगों में भी दोस्तों इनका बड़ा ही जबरदस्त रोग होता है, काम होता है। आपको पता होगा कि जब आपको डॉक्टर्स जो है बहुत सारी दवाइयां देते हैं तो उसके साथ एंटीबायोटिक दवाइयां भी लगा देते हैं, तो इसी को कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह है। ठीक है, जेंथ्रीन है, जेंथ्रोमाइसिन है दोस्तों, बहुत सारी एंटीबायोटिक है, तो आप जो है इसमें लिख सकते हो। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आज एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि किन्हीं 2 एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम लिखे, तो आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ कि बायोगैस की रासायनिक प्रकृति दोस्तों क्या है। तो रासायनिक प्रकृति के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, तो आपको जो है बायोगैस के बारे में लिखना है। ठीक है, बायोगैस के बारे में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोगैस क्या होती है, मतलब ये एक तरह का मिश्रण नहीं होता, जैसे आपका मेथेन वगैरह होता है ना, मेथेन वगैरह होता है, तो इसका लगभग 60, 65, 70% भाग इस तरह से होता है। जैसे दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या फिर आप कह सकते हो जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ पर पूछा गया, इनका उत्पादन करने वाले किसी एक सूक्ष्म जीव का नाम लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेथिनोबैक्टीरियम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेथिनोबैक्टीरियम, मेथिनोबैक्टीरियम। तो दोस्तों मेथिनम बैक्टीरियम जो है जो आप यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, डीएनए इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए पूर्ण संयोजन के लिए पोषक कोशिका कल्चर को स्पष्ट करें। दोस्तों डीएनए इंजीनियरिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मौखिक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है, तो आप इसको अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी दूसरे डीएनए के साथ मैचिंग करवा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डीएनए इंजीनियरिंग। समझ में आए कि नहीं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, ग है, छठा ग है। इसमें कह रहा है कि पारजीनी जंतु की एक क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, पारजीनी जंतु की दोस्तों इसमें हमें जो है एक क्रियाविधि समझानी है। ठीक है, तो दोस्तों पारजीनी का मतलब होता है क्या, पारजीनी का मतलब होता है ट्रांसजीनिक। ठीक है, ट्रांसजीनिक दोस्तों एनिमल, तो ट्रांसजीनिक एनिमल की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी जीनोम की सहायता से दोस्तों अगर हम क्या करें कि पादप कोशिका के किसी अलग लक्षण वाले, ठीक है, जीन को आप एक साथ जोड़ दें, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा पादप है, ऐसा पेड़ पौधा है जिसके जीन को जो है आप अलग किसी दूसरे के साथ या जीन खंड के साथ जो है आप उसको जोड़ दो, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसजेनिक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर किसके बात करते हैं, एनिमल्स की बात करता है। ठीक है, तो आप एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो, तो आप जंतु कह सकते हो या पेड़ पौधा भी कह सकते हो, तो दोनों तरह की यहाँ पर सेम एक्सप्लेन है, अलग नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है जंतु के बारे में बता दिया हो या पादप के बारे में बता दिया हो, तो ट्रांसजेनिक जंतु या पादप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ग में कह रहा है कीस्टोन जाति क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों साथ के साथ बताता चलूं, ऐसी प्रजाति दोस्तों जो क्या हो, जो अगर मान लीजिए पर्यावरण हमारा जो मतलब प्रकृति है वो चेंज हो रही है और वो जाति जो है फिर भी मजे के साथ रह रही हो, तो ऐसी जाति को दोस्तों हम कीस्टोन जाति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके लिए कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था हो, यानी कि खाद्य पदार्थों का दोस्तों समावेश हो, तो ऐसी जातियों को हम कीस्टोन जाति कहते हैं। इसी क्वेश्चन में दोस्तों आगे पूछा गया है कि यह वातावरण में किस प्रकार स्थिरता लाती है। तो दोस्तों ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कीटाणु, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये सभी चीजें दोस्तों कीस्टोन में आ सकती है। ठीक है, आवाज की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूं, तो आप इसे सुन लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, किन्हीं दो पादप एवं जंतु की प्रजातियों के नाम लिखिए। अब भैया संकटग्रस्त क्या होता है, संकटग्रस्त मतलब किसी को जब आप संकट हो रहा हो, यानी कि जो जाति दुनिया में से विलुप्त होने के कगार पर हो, जैसे आप समझ सकते हो भैया शेर है, बारहसिंगा है ना, बहुत सारी चिड़िया है, गौरिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप देखते होंगे कि गौरिया आजकल नहीं दिख रही। ठीक है, चिंताजनक विषय है, लेकिन आजकल पहले आदमी को अपने आप से फुर्सत नहीं है, तो कान चिड़ियों के बारे में सोचेंगे। तो संकटग्रस्त का मतलब होता है दोस्तों ऐसी प्रजाति जो विलुप्त के कगार पे हो, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्या, उनको हम रेड डाटा बुक के अंदर रखते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन जो है हम किस बुक्स में करते हैं, तो रेड डाटा बुक्स में करते हैं। दोस्तों खतरे का चिन्ह होता है क्या, लाल खतरे का चिन्ह होता है, और इसीलिए दोस्तों इस किताब का नाम भी रेड डाटा बुक रखा गया है। ठीक है, किन्हीं दो पादप जंतु के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब ऐसी जातियों के बारे में बताइएगा जो विलुप्त के कगार पर हो, तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं केवल क्वेश्चन ही यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 7, युग्मक जनन क्या है? नामांकित चित्रों द्वारा मानव में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, मानव में पुरुष के अंदर जो है शुक्र वाहिनियों जो रिलेट करती है दोस्तों, उनका यहाँ पर चित्र द्वारा वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन देखने को जो है मिल सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपको अथवा में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सेम प्रोसेस दोस्तों आपका एग्जाम का ही है। ठीक है, इसके अथवा में दिया है लिंग संलग्न क्या है? मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 5 नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों इसका 8वां क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट के रूप में रख लीजिए अपने पास। तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हम बिल्कुल अंतिम चरण पर दोस्तों चल रहे हैं। ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। ठीक है, एक तो दोस्तों हमारे पास ट्रांसफर तरीके से स्थानांतरण, डीएनए का अर्थ संरक्षित प्रतिकृयन। ठीक है, प्रतिकृयन दोस्तों हमें जो है डीएनए का अर्थ संरक्षित प्रतिकृयन के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताना है। और मैं क्वेश्चन में आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है आपको डायग्राम भी दोस्तों बनाना है। ठीक है, वर्णन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, वहां पर इसका जिक्र करेंगे। स्थानांतरण भी दोस्तों ऐसा ही है, बड़ा नोट्स है दोस्तों। ठीक है, प्रतिजन क्या है? टी और बी लिम्फोसाइट के निर्माण और परिपक्वन का सचित्र वर्णन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो प्रतिजन क्या होते हैं? एक तरीके से दोस्तों जो रोगों से लड़ने वाले होते हैं, एक तो होता है दोस्तों एंटीबॉडी, एक होता है दोस्तों एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन दोस्तों यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रक्त के अंदर दोस्तों जो रोगों से लड़ने वाले होते हैं, वे कहीं ना कहीं बात करते हैं क्या? एंटीजन की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी यानी कि छोटे ए बी भी होते हैं और बड़े ए बी ओ ए बी है ना, ये होते हैं ए और फिर बी, फिर ए बी और ओ। दोस्तों ये क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्हीं का वर्णन पूछा गया है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के निर्माण का दोस्तों यहाँ पर वर्णन हो रहा है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट में होती है। धड़ाधड़ रोगों से जो है लड़ सकता है क्या, है ना। तो आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। 5 मार्क का एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम इस चैप्टर के इस पेपर के अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि आपको एग्जाम हॉल में भी सेम आपको पेपर ऐसा ही मिलेगा। सेम प्रोसेस यही है क्वेश्चन पेपर का, जो मैंने आपको अभी बताया है, बनाया कर दिखाया है। ठीक है, जैव विविधता क्या है? बायोडायवर्सिटी जिसको आप कहते हो, यह पारतंत्र के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसके महत्व का वर्णन कीजिएगा। तो मैं जैव विविधता के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है क्या, और बहुत ज्यादा छोटे बड़े एनिमल दोस्तों यहाँ पर होते हैं। जैसे हम अपने भारत के केरला की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा छोटे बड़े जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हाथी वगैरह भी आपने सुना होगा कि केरला के अंदर हाथी वगैरह भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। ये क्षेत्र हॉट स्पॉट के अंदर आते हैं, यानी कि जो हॉट स्पॉट एरियाज होते हैं उसी के अंदर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका वर्णन दोस्तों आप एग्जाम हॉल में जो है जरूर तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपको जरूर रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और ये पारितंत्र के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता की अगर बात करें तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पारितंत्र के लिए बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पारितंत्र के लिए यहाँ पर आपको जैव विविधता का फंक्शन बताना है, एक तरीके से इसका रोल बताना है कि जैव विविधता में पारितंत्र दोस्तों किस प्रकार अपना योगदान देता है। ठीक है, आपको इसका जब डिटेल पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको इसका किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा, प्रयास करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब आपको दूं। इसके बाद इसके अथवा में दोस्तों बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है। किसी भी तरह का दोस्तों पेपर हो जहां पर डीएनए की बात होती है तो वहां पर डीएनए की स्ट्रक्चर जो है आपसे जरूर सिंपली पूछ ली जाती है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का रासायनिक संगठन बताइएगा और इस मॉडल का त्रिविम प्रतिरूप दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना है। आपको पता होगा कि जब आप इस तरह की संरचना दोस्तों ठीक है बनाते हो, ठीक है, इस तरह की संरचना जो है आप बनाते हो एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम जो है दोस्तों आपको यहाँ पर बना देना है। ध्यान रखिएगा जो आपका ए यू जी टी इनको भी दोस्तों आपको कम से कम एक जगह
दिखाना चाहिए। आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो। इसकी दूरी वगैरह भी दोस्तों आपको लिखना है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसमें किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, जिस तरह का भी इसमें दोस्तों आप पढ़ोगे वहां पर आप इसको जो है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो है पेपर आपकी बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो है एग्जाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लगभग हर सब्जेक्ट की टिप्स बताता रहा हूँ, ठीक है। आगे भी ऐसे ही प्रक्रिया जारी रहेगी, और जो भी आपका जिस तरह का भी क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन है, उस पर मैं बहुत जल्दी जो है अगली वीडियो बनाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सिंपल तरीके से जो है इस टॉपिक को समझा पाऊं, ठीक है।